हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बढ़िया सेशन आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं, जिसमें हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। आप जानते हैं हमारी पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है और आज इस लेक्चर सीरीज का एक लास्ट वाला लेक्चर होने वाला है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था, 79 दिनों की ये तैयारी चलनी है और ये हमारा अभिनंदन बैच है। तो इसके अंदर अभी तक आपके 70 लेक्चर हो जाएंगे। इसके बाद मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो जीएस बाय समृत सर से। ठीक है, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना हूं, टारगेट हमारा सीजीएल 2023 था, पर सीजीएल 2023 के साथ और जितने अन्य एग्जाम है, जैसे अभी सीएचएसएल आएगा, सीएचएसएल के लिए तो मैं अलग से भी आपके अभी बताऊंगा उसके बारे में, वो भी लेक्चर्स आएंगे, या वन डे जितने भी एग्जाम्स एफ कैट सीडीएस सीपीएफ सबके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल होने वाला है। ये पूरी फैकल्टी है, सबके बारे में इस लेक्चर के एंड तक हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स और पिछले कुछ लेक्चर से मैं आपको पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाई प्रोबेबिलिटी है, वो क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश करूंगा, एक तो आपने क्या करना है, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, तभी चीजें आप दिमाग में बिठा पाओगे। ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन 100% आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और इसका 360 डिग्री नॉलेज आपको यहां पे मिलता है। पॉज करना, खुद सॉल्व करना और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना। जैकिंडा आर्डन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ विच कंट्री। जैकिंडा आर्डन ने किस देश की पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है जैकिंडा आर्डन और काफी यंग प्राइम मिनिस्टर थी ये। कौन से देश की थी और उन्होंने हाल ही में कहां से रिजिग्नेशन दिया? तो ये प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। 2020 में इनका दूसरा टर्म भी चालू हो गया था और काफी अच्छा, काफी फेमस लीडर है ये। लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। इनकी पार्टी पूछ ले तो लेबर पार्टी। अभी क्या हुआ 19 जनवरी की, क्योंकि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं तो आपको नए प्राइम मिनिस्टर भी मैं इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो 19 जनवरी को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि मैं अब रिजाइन कर रही हूं। ठीक है, इसके बाद बहुत हलचल मच गई कि ऐसा क्यों। तो इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज बोली कि बस मेरे से और नहीं हो रहा है। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा और इन्होंने ये बोला कि जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जबकि इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो ये आपकी न्यूज है कि जैकिंडा आर्डन ने अभी जो है अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टैटिक की क्या बनेगी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में कई बार ऐसे सिंपल आ जाते हैं, तो हमें छोड़ने नहीं है कि आप कोई छोटी सी बात आपको नहीं पता उस वजह से आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। न्यूजीलैंड की कई बार आपसे नेशनल स्पोर्ट्स पूछता है, तो वो क्या है, रग्बी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रग्बी। ठीक है, और यहाँ के अभी जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल के अभी नए पीएम भी बताऊंगा मैं आपको। तो गवर्नर जनरल का नाम है सिंडी कीरो। सिंडी कीरो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये नाम भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं नए प्रधानमंत्री। ये 40th प्राइम मिनिस्टर थी। अब 41st कौन है? तो इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस, ये भी काफी यंग है, 44 इयर्स इनकी एज है मात्र। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है और एग्जाम में क्वेश्चन इन सारी चीजों से आपसे बन सकता है। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जहां जहां पे कैपिटल मैं आपको बताता जाता हूं और मैं साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट मैं आपको बताता चलता हूं। यहाँ की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, तो वो इजी टू रिमेंबर है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। In January 2023, which Indian tennis player has confirmed her retirement from professional tennis? जनवरी 2023 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की पुष्टि की है? तो ये इमेज आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, तो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा। सानिया मिर्जा की यहाँ पे बात हो रही है। 36 वर्ष की हैं ये। इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दुबई में एक टूर्नामेंट था तो उन्होंने कहा यह मेरा आखिरी होगा और काफी इन्होंने नाम कमाया टेनिस के अंदर। इंडिया का नाम काफी इन्होंने रोशन किया। आज तक ये टोटल 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, तो 6 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हैं डबल्स के अंदर। 6 ग्रैंड स्लैम्स हैं डबल्स के अंदर। ठीक है,
और इनकी अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो 2003 से लेके 2013 तक इंडिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी सिंगल कैटेगरी में, सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स में। और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग सबसे बेहतरीन रही 2007 में, जब इनकी रैंकिंग आई थी 27 नंबर पे। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने काफी अच्छी उपलब्धि हासिल करी है अपनी इस गेम में। तो अगर गेम की बात हो रही है तो आपने देखा होगा जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उस स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको फीफा के बारे में हर बार बताता हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, वैसे ही टेनिस को कंट्रोल करने के लिए होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टैटिक का पार्ट है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ, ठीक है ना, तो कहीं से भी सवाल बन सकता है। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मॉक आपने जरूर लगाए होंगे। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो 10 से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको, सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं 2022 वाला, तो 10 से 14 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से मिले होंगे। अगर आप ये वाला हिस्सा अपना, ये जो बचा कुचा टाइम है इसमें आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और बढ़िया करना चाहते हो, जो एक हफ्ते का टाइम बचा है, क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके, अब आप सारे लेक्चर्स नहीं देख सकते मैं मानता हूं, बट आप क्या करेंगे, 70 लेक्चर है ना, 50 के बाद जो लेक्चर्स हैं, आखिरी के जो 20 लेक्चर्स हैं, कोई भी लेक्चर 30-40 मिनट से ऊपर का नहीं मिलेगा, वो जरूर देख लेना। उसमें से बहुत दबा के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और जिनका एग्जाम आगे है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, पूरी प्लेलिस्ट एक बार देखिए। अभी CHSL वालों के लिए भी मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो पहले इधर देखते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की यहां पे बात हो रही है। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर, तो भैया लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है डेविड हेगर्टी, डेविड हेगर्टी। तो ये सारी हो गई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और आपको पता लग गया कि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर रहा इस बार? अच्छा जी, तो ये 1 अप्रैल को ये मीटिंग हुई और यहां आपके सामने लिखा ही हुआ है, बट इसके बारे में बता दूं, ये होता क्या है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पहली चीज तो ये बाइनियल इवेंट होता है। एक्चुअली में एक मीटिंग होती है जिसमें आर्मी के, मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स आते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये 3 दिन का इस बार हुआ, 3 डे मीटिंग हुई, और इसको बोलते हैं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। ठीक है, अब आपसे इसका थीम पूछा जा सकता है, तो थीम आप क्या याद रखेंगे, थीम है इसका RRR, बस इतना याद रख लेना, ऑप्शन में लगाया होगे हैं। आप कहोगे कि ये तो वो मूवी का नाम लग रहा है, वो एस राजामौली की पिक्चर आई थी ना अभी, RRR, तो इसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं, रेडी रिसर्जेंट रेलेवेंट। रेडी रिसर्जेंट रेलेवेंट 2023 की इस वाली मीटिंग का ये थीम रहा। इसके अंदर मैंने बताया कि टॉप मिलिट्री कमांडर्स आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात होती है और सारी प्लानिंग होती है कि किस तरीके से हम मिलिट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस लाएंगे, जो भी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, समझे। तो ये वाली जो मीटिंग हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इस बार भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद आखिरी दिन नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे हिस्सा लिया। इन्होंने आके पूरे सबको एड्रेस किया, स्पीच दी, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस मीटिंग का, समझ गए। तो आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर सिर्फ एक बार पढ़ लेना ही काफी नहीं होता, एटलीस्ट उसके बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तभी एग्जाम में चीजें याद रहेंगी, वरना रट्टा मारा तो उसी स्पीड से साफ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियुइची सकामोतो, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो, क्योंकि ये यहां की लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो नाम है रियुइची सकामोतो, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? रियुइची सकामोतो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको चीज क्या याद रखनी है कि ये है इनकी इमेज, इनकी उम्र थी 71।
ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज तो ये है कहां से, ये पूछा जा सकता है, तो जापान से है। ये नाम आपको एसोसिएट कर लोगे आप, रियूची सकामोटो। किस चीज से रिलेटेड है? तो ये एक म्यूजिक कंपोजर थे, एक मूवीज में काफी मल्टी टैलेंटेड थे, आर्टिस्ट थे, बैंड था इनका एक बड़ा फेमस। तो वो बैंड किस नाम से जाना जाता है वो पूछा जा सकता है, येलो मैजिक। येलो पेन से लिख रहा हूं देखो मैं आपके लिए, येलो मैजिक ऑर्केस्ट्रा। इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो बेसिकली ये आर्टिस्ट थे, तो आर्ट से रिलेटेड थे ये, और एक जापानीज थे ये। 71 ईयर्स की उम्र में इनकी मौत हो गई। अगर जापान की बात आई है तो रिवाइज कर लीजिए, जापान की राजधानी सबको पता है, टोक्यो है। ठीक है, जापान के अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है फूमियो किशिदा। न्यूज में भी थे किशिदा, मोदी जी मिले हैं इनसे, फूमियो किशिदा। तो ये नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोक्यो हो गई राजधानी, फूमियो किशिदा के बारे में बता दिया। और क्या, यहाँ की करेंसी, जापान की करेंसी येन, जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इस कंट्री की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, किसी कंट्री का नाम लेगा, पार्लियामेंट बताएगा। तो अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे, जहां जहां मौका मिलता है मैं आपको बता देता हूं। जापान की जो असेंबली है उसको बोलते हैं नेशनल डाइट। इसको याद कैसे कर सकते हैं, डाइट पे रहते हैं ज्यादातर। देखो अब जापानीज लोग देखो, मोटे दिखते हैं आपको? नहीं, पतले पतले से होते हैं ना। तो वो ऐसे आप याद रख सकते हो कि वो लोग डाइट करते होंगे, इसलिए वहां की पार्लियामेंट का नाम डाइट है। ऐसी सेंसलेस सी कई होती हैं ये ट्रिक्स, पर मेरा मानना यही है, चीजों को आप जितनी दफा रिपीट करोगे उतना बेटर चांस बनेगा कि पेपर में याद रह जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which bloc has conducted a joint military drill named Solidarity Exercise? किस गुट ने सॉलिडारिटी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? देखिए, एक आर्मी, एक मिलिट्री का ये एक एक्सरसाइज जो है अनाउंस किया गया है, अभी हुआ नहीं है, ये सितंबर में होगा। तो इनमें से किसने अनाउंस किया है उसके बारे में बताता हूं। तो आपका आंसर है यहां पे आसियान, और ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, क्यों है अभी बताता हूं। पहले तो देखते हैं आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कहां पे हुई थी? बैंकॉक में हुई थी, बैंकॉक। पर इनका जो हेडक्वार्टर्स है, अभी फिलहाल हेडक्वार्टर कहां है वो पूछा जाता है जकार्ता में। अगर आपने मेरी पूरी लेक्चर सीरीज अगर देखी है, उसमें मैंने आपको अलग से भी चैप्टर कराया है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया। अब इसके अंदर कुल मिला के कितनी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं? तो कुल मिला के 10 मेंबर्स हैं। ये नंबर पूछा जाता है 10। कौन कौन से हैं? तो आपको मैं नाम वैसे बता देता हूं। ब्रूनी है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान के अंदर। ये याद रहेगा आपको। आसियान के अभी करंट हेड कौन है? तो इनका जो नाम है करंट हेड का, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है काओ किम हॉर्न। काओ किम हॉर्न। अब ये तो बात हो गई कि भैया आसियान के बारे में, इससे रिलेटेड जो एडिशनल स्टैटिक से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। ये एक्सरसाइज क्यों करी जा रही है? देखिए, पहली चीज तो ये एक्सरसाइज कहां करी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे इनकी एक मीटिंग हुई थी, जून मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के, यहाँ पे इनकी एक मीटिंग हुई थी बाली के अंदर। तो वहां पे इन्होंने डिसाइड किया था कि जो ड्रैगन है ना, सबको आंखें दिखाता है, क्यों ना हम इनको इस बार मजा चखाएं। यानी कि चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है साउथ ईस्ट, जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर की टेरिटरीज को, और इनके भी साथ कन्फ्लिक्ट चलता है इन कंट्रीज के साथ। तो इन्होंने कहा अब हम करेंगे सॉलिडारिटी एक्सरसाइज, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसमें स्पेशल फोर्सेस, नेवी, ये इन कंट्रीज की आर्मी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। तो ये पूछा जा सकता है कहां पे होनी है? तो साउथ चाइना सी में।
साउथ चाइना सी। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का नाम जरूर आप याद रखेंगे, सिंपल सा नाम है सॉलिडेरिटी, एकजुटता। समझ गए? तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको इस क्वेश्चन से बनने के हाई चांसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स? किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी करी? ठीक है, अब क्या है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 पहली बात तो हुए कहां पे हैं? तो ये पहली बार आयोजित करे गए हैं बर्लिन के अंदर। बर्लिन के अंदर पहली बार आयोजित करे गए हैं और ये इसका 16th एडिशन था। क्लियर है? 16th एडिशन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16th एडिशन था और ये वाले जो गेम्स हैं ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के साथ होते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड होता है, अभी बताता हूं क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे कि कई लोग होते हैं मेंटली डिसेबल, क्या बोलते हैं उसे, मेंटली डिसेबल्ड हैं, या फिर इस तरीके की जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, हर 2 साल में एक बार होते हैं, 4 साल के साथ कंफ्यूज मत करना। जो इसका अगला एडिशन होगा, कब होगा वो होगा आपका, इससे 2 साल आगे ले जाओ तो ये होगा आपका 2025 के अंदर, जो कि होने वाला है इटली में। तो इसका अगला एडिशन आपको याद रखना है, नेक्स्ट एडिशन। और इटली के बाद जो उसका अगला होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। थोड़ा इन डेप्थ जाएगा तो इस तरह के सवाल भी बन जाते हैं पेपर में। ठीक है जी, और ये हुआ कहां पे है? जर्मनी में हुआ है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स करवाता कौन है? तो इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स कमेटी है जो रिकॉग्नाइज है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी से। तो यहां पे भी आगे आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, स्थापना 1894। किसने करी थी? बताया था पियरे डी कुबर्टिन ने। 1894 हेडक्वार्टर लॉजेन के अंदर है, लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में है, और इसके अभी करंट हेड हैं थॉमस बैच। क्लियर है इतना? थॉमस बैच इसके करंट प्रेसिडेंट है। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। क्लियर है? और मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि अपने छोटे नोट जरूर बनाना मेरे इन वाले लेक्चर्स के। रोज एक बार इसको लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, एक बार रिवाइज करो। एग्जाम जब आएगा उससे जस्ट 1-2 या 2 दिन पहले इनको फ्रेशली रिवाइज कर लेना। यहां से खूब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया ने इसके अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन करा, काफी सारे मेडल्स इंडिया जीता है, तकरीबन 202 मेडल के करीब इंडिया इसमें लाया है। तो ये था पूरा सिनेरियो आपका स्पेशल ओलंपिक गेम्स का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है इसरो की तरफ से। क्या हुआ है अभी बताते हैं। और अभी चंद्रयान 3 जुलाई 13 याद रखना आने वाला है, उसके बारे में भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। What is the name of the launch vehicle used for the OneWeb India 2 mission that was launched on 26 March 2023? 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए OneWeb India 2 मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉन्च वाहन का नाम क्या है? क्यों मैं बोल रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है ये? तो भैया इसरो ने ये जो है काम करके दिखाया है, और इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट, सबसे हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल पे भेजा गया है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। GSLV मार्क 3 इसको पहले कहते थे। तो ये है आपका ये वाला लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर कुल मिला के 36 सैटेलाइट्स, कितनी सैटेलाइट्स? 36 सैटेलाइट्स को भेजा गया है। कहां भेजा गया है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये एक्चुअली में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सैटेलाइट्स है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए 36 सैटेलाइट्स है। और इस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये सैटेलाइट्स OneWeb की हैं, OneWeb कम्युनिकेशंस। कहां की कंपनी है ये वाली? तो ये है लंदन बेस्ड, लंदन बेस्ड। इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट है ये LVM मार्क 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वजन तकरीबन मैं अंदाजन बोल रहा हूं 6000 किलोग्राम है, सॉरी 6000 किलो का है, और 40 समथिंग मीटर इस रॉकेट की हाइट है। इमेजिन करके देखिए 36 सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा गया। ठीक है, और बात जहां पे आ गई इसरो की, तो इसरो को भी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड ऑब्वियसली बेंगलुरु,
बेंगलुरु स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। क्लियर? और अभी इसके चेयरमैन सबको पता है एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 जुलाई 13 को, उससे रिलेटेड पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। तो ये सारा सिनेरियो है और ये है वो स्पेस मिशन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो विच कंट्री वॉन बोथ द विमेन्स एंड मेंस टाइटल एट द एशियन खो खो चैंपियनशिप हेल्ड एट तामुलपुर असम? किस देश ने असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते हैं? तो इस गेम में काफी बेहतर है इंडिया, और ये बात हो रही है खो खो की, तो इंडिया ने जीता है। और इंडिया के अंदर ये कहां पे हुआ है? ये वाली जो चैंपियनशिप है, एशियन खो खो चैंपियनशिप कहां हुई है? ये अपने आप में क्वेश्चन बन के आएगा। ये तो पहली बात, इसका 4th एडिशन था, 4th एडिशन। 9 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो जैसे नेपाल हो गई, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया ने नेपाल को फाइनल्स में हराया, दोनों टीम ने, मेंस और विमेंस। तो मेंस टीम ने भी नेपाल को हराया 6 पॉइंट से, और वुमेन्स टीम का तो काफी अच्छा गैप था बीच में। तीसरे नंबर पे शायद बांग्लादेश है। तो इंडिया ने इस बार बाजी मारी है एशियन खो खो चैंपियनशिप में। कहां पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, तामुलपुर असम के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन से बनती इर्द गिर्द की जो इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको बताता हूं, और पिछले लेक्चर्स में और डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनका एग्जाम एकदम सर पे है, या आखिरी के 20 लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। और उससे पहले टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, जैसे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हो गए, ये वाले टॉपिक्स मिलेंगे। उससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह के टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, अब CHSL वालों की बात करते हैं। 2 अगस्त से आपका एग्जाम चालू है, और जिन बच्चों ने CGL दिया है, काफी बच्चे CHSL भी देते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वीक से क्या करना है आपने, सबसे पहले अगर इसके बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को अभी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3, ठीक है, सब्सक्राइब हो गया चैनल। इसका बेल आइकन क्लिक कीजिए। अब क्या होगा, एक हफ्ते बाद हम सारे टीचर्स, जो आपके रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHSL के जो लेटेस्ट हुए हैं, ठीक है, आखिरी में जो पेपर्स हुए हैं, वो पूरा एनालिसिस दूंगा। और मेरे एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉपर एनालिसिस। अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखना, जब मैंने आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए हैं, हिस्ट्री के कराए हैं, तो एक एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मैं डालता हूं, जो उससे इर्द गिर्द एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता कि भैया, मतलब ऑब्वियसली जो एग्जामिनर सोच सकता है कि ये क्वेश्चन बनाएगा, वो आपका बिल्कुल क्लिक करेगा। तो बिल्कुल रेलेवेंट बेसिस पे इन आखिरी 15-20 दिनों में आपकी तैयारी होने वाली है। तो अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो ना, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और इससे जुड़े रहना, तभी आपको इसके बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन और लगेंगे, आपके लिए प्लान में तैयार कर रहा हूं। उसमें हम करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे, ये वाले करंट अफेयर, और कोई एक्स्ट्रा होंगे वो भी बताऊंगा। साथ ही CHSL की सारी शिफ्ट्स का बढ़िया एनालिसिस करेंगे, तो एग्जाम जाने से पहले एकदम वार्म अप हो जाएगा आपका, समझे? तो ये अनाउंसमेंट थी CHSL वालों के लिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का डल गया, पर ऑब्वियसली स्टैटिक जीके भी है साथ में, तो रिवाइज कर लो। When was the जलियांवाला बाग मैसेकर occurred in India? भारत में जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अप्रैल 13 बैसाखी का दिन था। कांग्रेस के 2 नेता सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, इनको ब्रिटिश हुकूमत ने अरेस्ट किया था रॉलेट एक्ट लगा के। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, और 3 दिन पहले ही इनके ऊपर रॉलेट एक्ट लगाया। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन पेपर में बन गया, तो आपका आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने। ब्लैक एक्ट क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई मुकदमा होगा, ना कोई, बस मतलब समझ लो कि डिटेन कर लिया जाएगा और मारा कूटा जाएगा दबा के, यानी अरेस्ट विदाउट ट्रायल। तो इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला गया, और इसी के चलते सत्यपाल मलिक
सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इन्होंने अरेस्ट किया। बस उसी की वजह से बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जो सिंगल एंट्रेंस थी और पूरा क्लोज था, उसमें कुआं है, आप आज भी जाओगे तो आपका दिल दहल जाएगा, अगर कभी मौका लगे तो एक बार जरूर देख के आना। तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी और बहुत लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी वाले दिन। तो इन्हीं लोगों के रिलीज के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। पीसफुल का मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ इनको कि जो पंजाब में है, अमृतसर में पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे उस टाइम पे, इसमें कंफ्यूजन होता है। इनका नाम था माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर, ये वो डायर नहीं थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी। इन्होंने ऑर्डर दिया था उस डायर को, उस डायर का नाम था रेजिनाल्ड डॉयर। तो वो डायर गया अपनी पूरी फौज लेके और ओपन फायर कर दिया। किसी को भी, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा, किसी को नहीं छोड़ा गया। बहुत बेतरतीब तरीके से लोगों पे गोलियां को बरसात करी गई और जो लोग बच गए वो उस कुएं में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। वो सारी बातें आप जानते हो। तो ये सारी कार्रवाई हुई जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल को ये हुआ था, एक डार्क डे था। और इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना टाइटल केसरी हिंद का वापस किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल अपना वापस कर दिया था। और इसके लिए कई बार पूछ लेता है कौन सी कमीशन आई थी इन्वेस्टिगेशन, तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। और जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह जो थे, उधम सिंह, ठीक है, मूवी भी आपने अगर देखी होगी तो उधम सिंह जो थे उन्होंने गोली मारी थी माइकल ओ डॉयर को, ना कि उस वाले डायर को। वो डायर 1927 में मर गया था। तो उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाके, बल्कि वहां 6 साल वो रहे भी, 1940 में वहां पे एक जगह है कैक्सटन हॉल, तो कैक्सटन हॉल में जाके उन्होंने उसको जान से मार दिया और जलियांवाला बाग का बदला भी लिया। अगर आप जलियांवाला बाग जाओगे तो वहां पे जो छोटा सा म्यूजियम है, वहां पे आपको उधम सिंह जी की जो जब उनको बर्न किया गया था तो उनकी राख भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये है हमारा अभिनंदन बैच और इसमें आपको ये सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये है आपकी पूरी फैकल्टी। मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, प्लस उसके बाद में आ जाते हैं ये साइंस वाले टीचर। तो यहां से आपकी पूरी जनरल अवेयरनेस कवर हो जाती है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अभिषेक सर कराते हैं। इनकी भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पे है इंग्लिश वाले सर आपके, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कपिल सर बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इंग्लिश कवर करवाई है। और यहां आ गए आपके रोहित सर, जिन्होंने आपको रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कराया है। अब एग्जाम आ चुका है, सही टाइम है, चीजों को फटाफट आप रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, जो स्कोर बन रहा है अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आखिरी टाइम है, फ्री माइंडेड होके एग्जाम देने जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, क्लियर करना है। इस बार अगर नहीं हुआ तो अगली बार, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल डाउट अपने पूछ सकते हो या अपनी राय दे सकते हो, आगे क्या पढ़ना चाहते हो। पर अब CHSL के लिए मैं आपको बढ़िया रिवाइज करवाने वाला हूं, 1 हफ्ता और, बस चैनल से जरूर जुड़ के रहना और इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। फिर कह रहा हूं आखिरी के 20 लेक्चर आपके लिए मोर देन इंपॉर्टेंट है, समझे? तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।